वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे कैसे सप्लाई और डिमांड काम करता है, कैसे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर काम करती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। आपको आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में इसके बारे में आज नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली एक एरिया होते हैं, ठीक है, या फिर एक की पॉइंट होते हैं जहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक चेयर पर बैठा हूं तो मुझे ये चेयर सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट यानी कि जो मेरी सीलिंग है, अगर मैं जंप करता हूँ तो मैं सीलिंग तक ही जंप कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे वो रजिस्ट करके वापस नीचे फ्लोर की तरफ वापस कर देगी, धकेल देगी, तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर में हैं, ठीक है, ये घर का फर्स्ट फ्लोर है, ये घर का बेसमेंट है और एक घर में सीलिंग है। ठीक है, ये घर में सीलिंग है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये आपको बेसमेंट में गिरने से बचा रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपका सपोर्ट है, ये फिलहाल करंट आपका सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, आप जंप करने की कोशिश करते हैं। आप जंप करते हैं तो आप यहाँ तक पहुँचते हैं, सीलिंग आपको रजिस्ट करके वापस नीचे की तरफ धकेल देती है, तो आप कहाँ पर आकर रुकेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्लोर पर ही आके टिकेंगे। तो ये आपका सपोर्ट है, आपको नीचे गिरने से बचा रहा है बेसिकली, तो ये आपका सपोर्ट है। इसी तरीके से जब आप दोबारा जंप करते हैं, अगेन करते हैं, तो ये आपको सीलिंग है जो अगेन रजिस्ट करती है, ऊपर बढ़ने से रोकती है और नीचे आपको अगेन फ्लोर की तरफ धकेल देती है। तो आपको ये सपोर्ट है क्योंकि आपको बेसिकली नीचे गिरने से बचा रहा है। ठीक है, तो आपका ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है और जो आपकी सीलिंग है वो आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे मार्केट की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शेयर था, उसकी वैल्यू या स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये थी और उसकी वैल्यू बढ़कर 110 रुपये हो गई। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई स्टॉक ख़रीदा, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़कर 110 रुपये हो गई, 100 का स्टॉक 110 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको 10% इंक्रीज़ हो गया, आपका 10% प्रॉफिट हो गया। तो आपने सोचा कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ से मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब आपकी तरह ही और लोग, काफ़ी ट्रेडर्स, लाखों लोग जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट में एक सप्लाई आ जाती है। ठीक है, सप्लाई आ जाती है तो मार्केट वहाँ से नीचे जाने लग जाता है। नीचे कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा, क्योंकि ये 100 से बड़ा था तो मार्केट में प्राइस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एक साइकोलॉजी तो ये हो गई कि मार्केट में अपना प्रॉफिट लोग बुक करते हैं, हज़ारों लोग एक साथ प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, अब एक साइकोलॉजी होती है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे, आप यहाँ पर बाय करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस 110 पर हो गया, तो अब यहाँ पर आप बाय नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ये वैल्यूएबल लगेगा, यानी कि महंगा लगेगा, एक्सपेंसिव लगेगा। तो आप कहेंगे कि जब 110 से वापस गिरकर 100 पर आएगा तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि 100 से 110 हुआ है। तो आपके जैसे ही और लोग सोचते हैं कि जब 110 से गिरकर 100 पे आएगा तो मैं इसको दोबारा बाय करूँगा। जब यहाँ पर वो एंट्री करते हैं, यानी यहाँ पर वो ख़रीदते हैं, यहाँ पर बाइंग करते हैं, तो यहाँ डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, और कहाँ तक जाता है? जहाँ पर पहले लोगों ने सेल किया था, तो वहाँ पर एक अगेन लोगों में डर पैदा हो जाता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस पहले भी नीचे गया है और यहाँ पर सेलर हैं जो एक्टिव हैं वो यहाँ भी एक्टिव होंगे, तो वहाँ से वो शॉर्ट करते हैं और यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट दोबारा अपने डिमांड जोन में आ जाता है, यानी कि सपोर्ट पर आ जाता है। तो इस तरीके से सप्लाई और डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वो इसके ऐसे काम करती है। चलिए अब हम चार्ट पर एग्जांपल देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, कि हम चार्ट पर इसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का यूज़ कर रहा हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर इसको रजिस्ट किया,
आया, फिर अगेन इसको यहाँ पर रजिस्ट किया, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट है, प्राइस फिर एक नया लो बनाता है। लो बनाने के बाद दोबारा प्राइस जब पुल बैक करता है, रिवर्स करता है, तो एक एरिया तक जाता है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी बाई की पोजीशन ली थी उनको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर सेलर हैं वो एक्टिव हैं, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो प्राइस इसी चक्कर में, इसी माइंडसेट के साथ कि यहाँ पर सेल होने वाला है, वो भी सेल कर देते हैं। जब वो सेल करते हैं तो एक साथ काफ़ी लोग सेल करते हैं, तो मार्केट में सप्लाई क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर जो पहले भी सेलर्स बैठे हैं तो वो भी सेल करते हैं, तो अब आप भी सेल कर रहे हैं, आपके साथ साथ जो न्यू सेलर्स हैं वो भी आ रहे हैं, और जो पुराने सेलर बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एडवांस लेवल पे या फिर यहाँ पर एक ह्यूज अपनी जो सेलिंग है या फिर सप्लाई है वो आ जाती है, इसकी वजह से प्राइस नीचे जाने लग जाता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी इसमें काम करती है। अगेन यहाँ पर जाके क्या होता है कि यहाँ पता है बायर्स बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर मिस कर दिया था अब वो दोबारा यहाँ बाय करेंगे, एक रीज़न हो गया। दूसरा, जिन्होंने यहाँ पर अपना सेल की पोजीशन ली थी, जिन्होंने यहाँ पर सेल की पोजीशन ली थी वो अपनी पोजीशन बुक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था, यहाँ पर अपने आप उन्होंने बाय किया, ठीक है, तो वो अपना बाय करेंगे, तो वो एक डिमांड हो गई। और जो यहाँ पर जो रह गए थे उन्होंने डिमांड की, और जो पुराने जो नए आ रहे हैं, पुराने तो आ ही रहे हैं, और जो नए बायर्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस अगेन ऊपर जाने लग जाता है। ठीक है, अब ये प्राइस दोबारा इस पॉइंट पर आया तो अगेन यहाँ से और बायर्स आ गए और डिमांड क्रिएट होगी, तो प्राइस अगेन उस जोन तक चला गया जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है। अब यहाँ के बाद क्या हो सकता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स हैं, अगर ज़्यादा सेलर्स हुए, ज़्यादा सेल हुए तो प्राइस अगेन इस लेवल पे आ जाएगा, नहीं तो ये ब्रेकआउट करेगा। उसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो चार्ट पर काम करता है। ठीक है, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपको ये एक हॉरिजेंटल लाइन में ना खींच के आपको एक बॉक्स में ड्रॉ करना है, ताकि आप एक एरिया को डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बॉक्स में किया है, तो एक यहाँ पर जो सप्लाई का एरिया है और ये जो रेजिस्टेंस का यानी कि डिमांड का, जो सप्लाई का एरिया है, डिमांड का एरिया है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता लग सके। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस ने यहाँ पर इस एरिया को 2 बार टच किया है, 2 बार रेजिस्ट किया है, तो आगे भी इसने यहाँ पर कई चांसेस हैं कि यहाँ पर भी इसको रेजिस्ट करे। इसके साथ साथ अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इसने यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया है, अगेन इसने इस एरिया को सपोर्ट लिया है, तो अब ये वैलिड हो गया है ना कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो उसके हाई चांसेस है कि यहाँ से प्राइस दोबारा पुल बैक करेगा, रिवर्स करेगा और रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करें तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको 2 पॉइंट हैं जो टच होने ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ अगर आप एडवांस लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिगर टाइम फ्रेम पर जाइए पहले। ठीक है, उसके बाद आप की पॉइंट्स ढूंढिए कि कौन कौन से की पॉइंट बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े मछलियां हैं, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती हैं, तो आपको वो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया। ये हमने वीकली चार्ट पर देखा है। अगर हम इसे डेली चार्ट पर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा है डेली पर, हम इसे 1 आवर के चार्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो एरिया था, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस था, इसने यहाँ पर इसको रेजिस्ट किया। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर इसको रेजिस्ट किया, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके दोबारा इसका सपोर्ट लेके पुल बैक किया और वीकली रेजिस्टेंस तक गया। तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर पहले इनको मार्क कर लेना है, उसके बाद आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी जो स्मॉल की पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आप हम ट्रेडिंग कितने तरीके से कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से। सो पहली ट्रेडिंग तो होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरी है हमारी पुल बैक और तीसरी है हमारी रिवर्सल। ठीक है, अब ये तीनों ट्रेडिंग में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड कैसे काम करती है, साइकोलॉजी कैसे इसमें काम करेगी। सो सबसे पहले हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या है कि हमें जब कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल ब्रेकआउट होता है यानी कि उसको तोड़ देता है, तो उसके बाद हमें मार्केट में कैसे
अपने जो लेवल्स हैं कैसे हमें बाय और सेल कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये हमारा सपोर्ट था। मार्केट ने क्या किया, पहले इसको यहाँ पर रजिस्ट किया। मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पर इसको रजिस्ट किया, देन प्राइस एक लेवल पर आया, उसके बाद इसने इसी का सपोर्ट लेकर अगेन उसी रेजिस्टेंस तक गया। तो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो यानी कि ये वैलिड हमारा रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने फिर इस एरिया में आया, फिर यहाँ पर गया। अब ये यहाँ पर देखिए, ये एक फेक ब्रेकआउट है। इसी एग्जाम्पल में आपको फेक ब्रेकआउट भी मिलेगा। फेक ब्रेकआउट का मतलब यह है कि देखिए, फेक ब्रेकआउट से मतलब यह है कि मार्केट ने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश तो की है, ठीक है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड में नहीं दी है। ठीक है, इसलिए इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो प्राइस वहाँ से दोबारा आया, प्राइस हाफ तक आया, ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब इस कैंडल और इस कैंडल के अगर हम कंपैरिजन करें तो इसने ये एक बुलिश कैंडल है और इसने क्लोजिंग जो एरिया है उससे ऊपर दी है। इसने क्लोजिंग दी है ऊपर, लेकिन ये एक बैरिश कैंडल है। ठीक है, इसने क्लोजिंग दी है एक बुलिश तरीके से कैंडल दी है। तो ये एक जो ये होता है, ये कैंडल है जो एक ब्रेकआउट है। अब जब भी इसकी मदद से ट्रेडिंग करेंगे तो मेक श्योर कर लें कि हमेशा जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट की कैंडल है, वो हमेशा ऊपर की तरफ या फिर जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है उससे ऊपर क्लोजिंग दे आपको। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी पोजीशन लीजिए। तो ये एक ब्रेकआउट का एग्जांपल है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पर इसको रजिस्ट किया, यहाँ पर रजिस्ट किया, अगेन प्राइस सपोर्ट में आया। ठीक है, लोगों ने क्या किया, हमेशा लोगों ने यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर दिया, न्यू बायर्स आ गई, न्यू डिमांड क्रिएट हो गई, तो प्राइस अगेन एक लेवल तक गया। आपको पता है कि कौन से लेवल तक जाएगा, एक रेजिस्टेंस तक जाएगा, अगेन पुल बैक करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हमको मिला, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो उसके बाद जो प्राइस है दोबारा उस एरिया में आ गया। अगेन जब इस कैंडल पे यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ पर सब ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक ऐसा जो पॉइंट है क्रिएट हो रहा है कि अब इसको ब्रेकआउट दे चुका है ये। ठीक है, ब्रेकआउट दे चुका है, यानी कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। इसके पीछे एक लॉजिक भी आता है, अगर हम उसकी बात करें कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। जब प्राइस इसको एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, 3 बार ट्राई करता है, नहीं टूट पाता है, तो ये चौथी बार जब ट्राई करता है तो ये टूट जाता है, क्योंकि एक लेवल पर जाकर जो पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो इनवैलिड हो जाते हैं तो प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर देता है। अब ब्रेकआउट कर देता है, लोगों को पता लगता है, ट्रेडर्स को पता लगता है, न्यू जो ट्रेड आते हैं तो उनको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है पुराना ये टूट चुका है, तो अब प्राइस यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूवमेंट लेके आएगा। तो प्राइस यहाँ पर एक नई जो डिमांड है वो क्रिएट कर देता है। इसलिए जब ब्रेकआउट होता है मार्केट में तो वो एक अच्छा खासा बुलिश रन लेके आता है। इसके बाद अगर हम पुल बैक ट्रेडिंग की बात करें तो इस एग्जांपल में हमारे पास पुल बैक ट्रेडिंग भी है। अगर मैं दोबारा वो जोन क्रिएट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर इसका ये रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने अगेन वो सारी मूवमेंट यहाँ पर की। ठीक है, यहाँ ब्रेक दिया, तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट इसने कर दिया, ठीक है, उसके बाद लोगों को लगा कि ये भी फेक हो सकता है, तो लोगों ने इसको रीटेस्ट किया तो यानी कि ये प्राइस इस एरिया में आया। अब यहाँ पर जो सपोर्ट बन चुका है, जो पुराना रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लग जाता है। तो ये ब्रेकआउट में दिया तो लोगों ने क्या कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन अब ये जब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका 100 रुपये प्राइस है, ठीक है, और ये इसका 90 रुपये के आसपास था, 90 के आसपास था। अब जिन लोगों ने 100 के यहाँ पर नहीं खरीद पाए वो क्या कहेंगे कि ये जब दोबारा 100 पे आएगा, यानी कि दोबारा 33,786 पे ये आएगा, 33,800 की रेंज में आएगा, तब हम इसे बाय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 33,800 पे बाय नहीं कर पाए थे, तो यहाँ 33,800 के आसपास ही हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डिमांड क्रिएट होगी, तो उसके बाद एक जो दोबारा रन आएगा वो आपको कैच करना है, और वो एक होती है पुल बैक ट्रेडिंग। तो साइकोलॉजी इसमें यही है कि लोगों ने यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए जो, और यहाँ पर एंटर करना चाहा तो, क्योंकि यहाँ पर नए ट्रेडर्स भी आए। ठीक है, यहाँ पर नए ट्रेडर आए, यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर
जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया था, यानी कि ये जो एरिया है, ये प्राइस है 33,800 का, जिन्होंने मिस कर दिया था वो यहाँ पर दोबारा अपना मिस नहीं करना चाहते, तो वो भी यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो इसके वजह से एक ह्यूज जो डिमांड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चला जाता है। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं एज ए पुल बैक ट्रेडिंग। और मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि यहाँ पर सप्लाई कैसे पुल बैक में काम करती है। ठीक है, तो इस अब तक हमने दो तरीके सीख लिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग और पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक है, तीसरी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकआउट और पुल बैक ट्रेडिंग, बिकॉज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि रिवर्सल में आपको मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो न्यू बिगनर्स को मैं यही बोलूँगा, डू नॉट टेक एनी पोजीशन अकॉर्डिंग टू रिवर्सल ट्रेडिंग अनलेस अनटिल यू आर प्रोफेशनल ट्रेडर इनटू द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट एरिया क्रिएट कर दिया। ठीक है, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस भी क्रिएट करके दे दिया। रेड में अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ देखिए कितना अच्छा गैप ओपन हुआ है। इसने यहाँ पर इसको रजिस्ट किया, अगेन इसको यहाँ पर रजिस्ट किया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसको सपोर्ट किया, तो यहाँ से दोबारा जब मार्केट ने ऊपर गया तो यहाँ पर पुराना रेजिस्टेंस हमको पता है, मार्केट ने दोबारा इस लेवल पर आया। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है इसके लिए। मैंने आपको पहले बताया कि आपको 2 पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं, तब आप तीसरे के लिए ट्रेड करेंगे। इसलिए रिवर्सल में क्या होता है कि हमको सेकंड जो पॉइंट होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अब ये सेकंड बार इसको आया, तो आपको पता है कि यहाँ पर डिमांड पहले क्रिएट हुई थी। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके चांसेस हैं कि यहाँ से दोबारा मार्केट उठे। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है इसको सपोर्ट ना करके इसको ब्रेकआउट करके नीचे चला जाए, फिर ऐसे चला जाए। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग ना करके पहले इनिशियली आप ब्रेकआउट और पुल बैक ट्रेडिंग करिए, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग भी यही है कि आपने देखिए कि यहाँ पर डिमांड जोन था, बायर्स यहाँ एक्टिव थे। अगेन चांसेस यही हैं कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होने के बाद एक कितना बड़ा गैप ओपन हुआ है, उसके बाद एक कितनी बड़ी इन्होंने बुलिश कैंडल दी है। अगेन प्राइस कहाँ तक जाएगा, एक लेवल तक जाएगा। मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह रिवर्सल ट्रेडिंग भी मार्केट में काम करती है। तो इस तरीके से आप मार्केट में सप्लाई और डिमांड एरिया को क्रिएट कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। मार्केट में और भी एडवांस लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में होते हैं, जो इनिशियली या फिर बिगनर्स को मार्केट में नहीं दिख पाते हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो में आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक अच्छा खासा पता लगा होगा। आप इसको बैक टेस्टिंग में पुराने चार्ट पर जाकर, पुराने टाइम फ्रेम पर जाकर या पुराने चार्ट्स पर जाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आप कम से कम 20 से 30 चार्ट पर इसका ट्राई कीजिए, मार्क करने की कोशिश कीजिए, और ओरिजेंटल लाइन ना खींच करके आप इसे स्क्वायर में, यानी कि जो रेक्टेंगल जो एरिया है उसमें करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर ये एक एरिया में चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो हम अगली वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।